से लाइव देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम के बाद अब हार पर रण छिड़ा हुआ है। गठबंधन के वो साथी जो कि एक नैया में सवार होकर सियासी रण लड़ने के लिए निकले थे, उस वैतरणी को पार करने के लिए निकले थे, लेकिन जब बीच मझधार में वो नैया डूब गई तो उसके बाद एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपनी हार के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि अबू आजमी अब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के हिंदुत्व की जीत है। दूसरी तरफ शिवपाल यादव अलग नाराज हो गए हैं कि उनको आज विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। केशव देव मौर्य ये कह रहे हैं कि भाजपा की रणनीति में फंस गई है यहां पर समाजवादी पार्टी। इसके अलावा ओपी राजभर भी अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। तो आखिर इस तरह दोषारोपण करने से, हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने से आगे का अग्निपथ कैसे तय होगा? अग्निपथ वैसे दोनों के लिए है, सत्तारूढ़ भाजपा के लिए भी कि जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे उनको पूरा करने की जिम्मेदारी है क्योंकि 2024 भी नजदीक है, और अग्निपथ समाजवादी पार्टी के लिए भी क्योंकि गठबंधन का जो गुलदस्ता सजाया था अब उसको एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है आगे के लिए। एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको आगे दिखाते हैं और चर्चा के लिए सभी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। यूपी में हार के बाद हिंदुत्व पर हाहाकार। हिंदुत्व जीत गया, धर्म के नाम पर लड़ा और राज करो, लड़ा और राज करो, वही जीत रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो साम दाम दंड भेद वाली नीतियां थीं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर घपलेबाजी हुई। सरकारी नीति के तहत ये चुनाव सरकार करा रही है, और सरकार करा रही है कहने का मतलब यही है कि चुनाव आयोग उसमें बिल्कुल शांत है और सरकार ही चुनाव करा रही है। अखिलेश का गठबंधन वाला अग्निपथ। पर्चा भी भरा था, चुनाव भी लड़ा समाजवादी पार्टी के सिंबल से, साइकिल से, और इस मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया जबकि सभी विधायकों को सूचना है। तो मैं 2 दिन से यहाँ पर रुका भी था, लेकिन जब सूचना नहीं तो मैं सीधे अब जा रहा हूँ। माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों को, उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, सभी लोग आएंगे। हार पर एसपी गठबंधन में रार। मुझे कोई सूचना नहीं दी, तो जब कोई सूचना नहीं दी है तो हम समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में नहीं गया। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए लखनऊ से महाबहस। इसी मुद्दे पर आज सियासी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले डिटेल में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं आखिर ये पूरा विवाद दरअसल है क्या। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में शिवपाल यादव को इनवाइट नहीं किया गया, लिहाजा वो नाराज हो उठे और उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी तरह का फोन नहीं आया। मैंने बाकी विधायकों से भी कंफर्म किया, उन सबको फोन आया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। और इससे वो नाराज हो गए और उन्होंने ये तक कह डाला कि अब अगला कदम क्या होगा वो आने वाले समय में मैं बताऊंगा, मैं देखूंगा अब आगे अगला कदम क्या उठाना है। इस पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि ये तो विधायक दल की बैठक थी, गठबंधन की बैठक 28 तारीख को होने वाली है और उसमें उनको न्योता दिया गया है, उसमें उनको बुलाया जाएगा। लेकिन शिवपाल यादव इस तर्क से सहमत नहीं दिखे। वो लगातार कह रहे थे कि मैंने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा, नॉमिनेशन से पहले सक्रिय सदस्यता ली और उसके बावजूद मुझे नहीं बुलाया गया। तो उस पर सफाई देते हुए नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि ये गठबंधन की बैठक नहीं थी और सिर्फ हमारे सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, जबकि उनकी अपनी एक अलग पार्टी है। तो ये दलीलें दोनों ही तरफ से आज दी गई, लेकिन इस पूरी घटना से शिवपाल यादव के अंदर की नाराजगी न सिर्फ जागी बल्कि एक बार खुलकर सामने भी आ गई। तो आखिर क्या है ये विवाद, ये हमने आपको विस्तार से समझा दिया। अब आपको समझाते हैं कि ये पारिवारिक विवाद दरअसल है क्या, उसकी शुरुआत कहां और कैसे हुई थी। यह समाजवादी पार्टी का दरअसल पुराना विवाद है। इसकी नींव 2017 में समाजवादी सरकार में रहते हुए ही पड़ गई थी। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे
और शिवपाल यादव मंत्री हुआ करते थे। ये विवाद इतना बढ़ा कि सियासी चौराहों तक पर इसकी चर्चा होने लगी, खुलकर बयानबाजी सामने आने लगी और लोग इस पर बातें करने लगे, जिसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की राहें जुदा हो गई। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले दोनों एक बार फिर से साथ में आए। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव भी जब लड़ा गया तो उससे पहले शिवपाल यादव अपनी अलग पार्टी बना चुके थे और बगावत खुलकर सामने आ चुकी थी। 2022 में भी विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते चाचा भतीजा करीब तो आए, लेकिन इसका कोई फायदा जो है वो चुनाव में होता हुआ नजर नहीं आया और उसके बाद अब ये नाराजगी खुल करके सामने आ गई। तो एसपी से अब अलग रास्ता जो है शिवपाल यादव ने जो बनाया था, उसके बाद वो फिर साथ आए और क्या एक बार फिर से राहें जुदा होंगी, इस पर चर्चाएं होने लगी हैं। पहले दूरी फिर मजबूरी, इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अब आपको बताते हैं कि हार के बाद गठबंधन के बीच से किस तरह की राय सामने आ रही है। सबकी अपनी अपनी राय है। अखिलेश यादव ने कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था 2022 विधानसभा चुनाव से पहले, और आइए आपको दिखाते हैं कि इस पर किस तरह की राय सामने आ रही है। हार के दौरान जब आत्ममंथन होता है, हार के बाद अपने अपने राग, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन टूटा 2017 में। देखिए समाजवादी पार्टी ने कितने प्रयोग किए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जो कि टूट गया। उसके बाद एसपी बीएसपी का गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, वो भी टूट गया। बहन जी के साथ भी जुगलबंदी रास नहीं आई। 2022 में पीएसपी और शिवपाल यादव मतलब प्रसपा के साथ एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ी, लेकिन शिवपाल यादव जो है वो नाराज हो गए आज की इस घटना के बाद, जबकि उनको कोई फोन कॉल नहीं आया। ओपी राजभर ने भी सवाल उठा दिए। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी ये कहते नजर आए कि मुझे तो 2 चरणों के बाद ही पता चल गया था कि कौन जीत रहा है। कुछ और गठबंधन दलों की भी राय आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, ये तो हमने विस्तार से आपको पूरा विवाद समझा दिया, लेकिन अब सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और साथ ही जनता भी हमारे बीच में मौजूद है। उनको भी यदि कोई सवाल पूछना है तो वो अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं जरूर उनके पास माइक लेके जाऊंगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये जो सियासी अग्निपथ है, ये दोनों के लिए, भाजपा के लिए भी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए भी। तो हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी जी है। बहुत स्वागत है राकेश त्रिपाठी जी आपका। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक बाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। दीपक मिश्रा जी प्रसपा के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। अनिल दुबे जी आरएलडी से हमारे साथ जुड़ गए, उसका पक्ष रखेंगे। और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल अभिषेक जी आपसे यही कि जो अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया, हार हुई, उसके बाद आत्ममंथन का दौर चला, आपने प्रयोग किया, छोटे छोटे दलों के साथ आए, लेकिन अब सबके सुर अलग अलग हैं। तो इस गठबंधन को पकड़ कर रखना भी अब एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है पार्टी के लिए। नहीं, देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी हार हुई, लेकिन हमारी जीत हुई। आप इस चीज को भी देखिए, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, हमारी सीटें बढ़ी हुई हैं। तो ये अपने आप में बहुत चीजें कहती हैं कि जनता का प्यार आशीर्वाद हमें बिल्कुल मिला हुआ है। ये बात जरूर है कि हम पूरी तरीके से जनता तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए, तो इसलिए आप सिर्फ ये बात कहिए कि हमारी हार हुई, तो आप इसका लेकिन दूसरा रूप देखिए कि जनता ने हमें इस चीज के लिए चुना है कि हम और मजबूती से। बिल्कुल ठीक बात है अभिषेक जी आपकी, वोटिंग परसेंटेज भी आपका बढ़ा है, सीटें भी आपकी बढ़ी है। लेकिन मेरा सवाल गठबंधन दलों को लेकर था। चुनाव में आप छोटे दलों को साथ लेकर चले, अब देखिए सबके अलग अलग सुर हैं, हार का ठीकरा सब एक दूसरे पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब इस गठबंधन के गुलदस्ते को कैसे एकजुट रखिएगा? 2024 भी नजदीक है। कोई भी किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ रहा है, जैसा कि आपका कहना, कोई भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा है। सब एकजुट होकर के कुछ समाजवादी विचारधारा को, सभी चीजों को आगे लेकर के बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सड़क से लेकर के सदन तक बाकायदा हम लड़ाई लड़ेंगे और सभी लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, ताकि सत्ताधारी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और जनता के मुद्दों को बराबर से उठाया जा सके। लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं कि ये तो भाजपा के हिंदुत्व की जीत है। केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव फंस गए भाजपा की रणनीति में। ओपी राजभर भी दबे सुर से कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं। तो इसके बाद सवाल उठने लगे हैं। शिवपाल यादव ने नाराजगी देखिए आज खुल के मीडिया के सामने रख दी। देखिए, केशव मौर्य जी वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज वापस से उनको जनता ने अपना प्यार आशीर्वाद दिया हुआ है, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन भाजपा की रणनीति कोई ऐसी नहीं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उसमें फंस पाए। और सबसे बड़ी चीज की अगर आप आदरणीय शिवपाल जी की बात कर रहे हैं, तो उनके देखिए सबसे बड़ी चीज की उन्होंने समाजवादी सिंबल पे चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन वो साथी हैं। और साथी की जो भी मीटिंग है, जितने भी सहयोगी दलों की मीटिंग है, वो 28 को है, तो उसमें बाकायदा वो निमंत्रित है उसमें।
ठीक है, चलिए, आपकी तरफ से बार बार यही दलील रखी जा रही है, लेकिन शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मैंने तो सक्रिय सदस्यता ली थी, उसके बाद चुनाव लड़ा था। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी राय रख लें। राकेश त्रिपाठी जी, आज सपा की तरफ से आप पर बड़ा प्रहार ये किया गया। अबू आजमी कह रहे हैं ये तो बीजेपी वाले हिंदुत्व की जीत है, मतलब धर्म की घुट्टी ऐसी पिलाई गई है कि एक साथ अब सारे वोट और पूरी जनता को आपने ऐसा मेस्मराइज किया कि भाजपा इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ गई। ये धर्म की घुट्टी है। देखिए, एक तो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो जीते हैं, इनको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे हर विधानसभा लोकसभा चुनाव में इनको ऐसी ही जीत मिलती रहे और हम मुबारकबाद देते रहे। बड़ा आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी इस जनादेश को अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के भीतर से जिस प्रकार के स्वर निकल करके सामने आ रहे हैं, आज शिवपाल जी का जिस तरह का स्वर निकल के आया है, केशव देव मौर्य जी का जिस तरह का स्वर निकल के आ रहा है, उस पर मीर तकी मीर का एक शेर याद आ जाता है कि राहे दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो तैयार थे इस बात के लिए। हमने पहले ही कहा था कि जहां जहां अखिलेश समझो वहां क्लेश। अखिलेश यादव जी ने पहले पिताजी और चाचा जी के साथ क्लेश कर दिया, उसके बाद पार्टी के भीतर का क्लेश थमा ही नहीं था कि उन्होंने गठबंधन कर दिया, हाथ का साथ पकड़ लिया, वहां क्लेश कर दिया। उसके बाद हाथी को साथी बनाया, वहां क्लेश कर दिया। आरएलडी उसके साथ क्लेश कर दिया, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अब ओम प्रकाश राजभर, अब केशव देव मौर्य और अब शिवपाल जी की बारी है। ठीक है, चलिए, आपने एक एक करके आरोपों की झड़ी लगा दी, लेकिन जिन पार्टियों का नाम लिया उन सबके प्रवक्ता हमारे बीच में। अभिषेक जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक एक बार सब लोग अपनी राय रख ले। दीपक मिश्रा जी प्रसपा से हमारे साथ हैं। दीपक मिश्रा जी, खुलकर शिवपाल यादव ने कह दिया, अब आगे अगला कदम क्या होगा मैं जरा सोच के बताऊंगा, लेकिन बड़े नाराज हैं, फोन कॉल नहीं पहुंचा जबकि सपा की सक्रिय सदस्यता ली थी। अब क्या भविष्य है? ये जो दूरियां मिटी थी चुनाव में, अब क्या होने जा रहा है? लग रहा है राय फिर जुदा हो रही है आपकी? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ बर्फ सी खामोशी थोड़ी ही है कि गला भी काट लिया जाए और रोने की भी इजाजत न हो। हमारे यहाँ कोई सयाद की परंपरा थोड़ी है कि अचानक आधे से ज्यादा दर्जन मंत्रियों को बेवजह हटा दिया गया और एक शब्द तक नहीं है। यह निशब्द खामोशी वही होती है जहां लोकतंत्र को ताकत के बूटों तले कुचला जाता है। हमारे अनुज राकेश जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथी को जीत की बधाई दे रहे थे। अरे भाई, अब मान भी लो कि चेहरे पे धूल है, आईने को दोष देना फिजूल है। ठीक है दीपक जी, आप भाजपा को तो घेर रहे हैं, लेकिन गठबंधन पर भी तो बोलिए कुछ। आज नाराजगी शिवपाल यादव ने खुल के मीडिया के सामने रख दी है, प्रबद्ध है, प्रतिबद्ध है और प्रगतिशील है। हमारे यहाँ सबको बोलने की इजाजत है। और आप एक चीज और देखिएगा। अच्छा, तो सुर एक साथ होंगे क्या सपा और प्रसपा के? एक भाई राकेश सबको बोलने की आजादी है, तो सुर साथ आगे भी मिलेंगे क्या सपा प्रसपा के? जी, आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ। मैं ये पूछ रही हूँ, आपने कहा सबको बोलने की आजादी है, तो सुर से सुर मिलेगा क्या सपा प्रसपा का? देखिए, गैर भाजपावाद पर सभी विपक्ष एक मत है और इसलिए भी एक मत है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज 2832 रुपए बढ़ रहा है। सिर्फ एक दो चुनाव ही क्या देश और राष्ट्र की भविष्य को तय कर देंगे? एक हार ही क्या राष्ट्र का नियामक तत्व होगा? नियामक तत्व यह है कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले। अच्छा ठीक है, आप कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं, मैं उस पर आऊंगी। एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता का भी हम रुख कर लेते हैं। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, आज यहाँ पर मंथन हो रहा है कि जिन जिन पार्टियों की हार हुई, आत्ममंथन का वक्त है। सपा खेमे से हमने देखा कि सहयोगी दलों के बड़े तीखे बयान सामने आने लगे हैं। भाजपा भी घेर रही है, 2024 भी नजदीक है, आपने अपनी परफॉर्मेंस भी विधानसभा चुनाव में देख ली, अब यहां से आगे क्या? देखिए, 2022 के चुनाव में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संगठन पर काम किया और उत्तर प्रदेश के जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया। जहां कहीं भी जनता पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, प्रियंका गांधी जी वहां पर पहुंची, कांग्रेस पार्टी वहां पहुंची। लेकिन ये चुनाव दो शर्तों पे खड़ा हो गया। एक तरफ था योगी को लाना है, दूसरी तरफ था योगी जी को हटाना है। और इस बाईपोलर चुनाव में जो मीडिया के साथियों का भी बड़ा योगदान रहा इस चुनाव को बाईपोलर दिखाने में, लेकिन दांव उस पर लगाया जा रहा था जो 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता के बीच से गायब था। दांव उस पर लगाया जा रहा था जो 2017 के चुनाव में योगी जी के शपथ ग्रहण में पहुंचकर आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं सपरिवार, और 2022 में कह देते हैं कि हम शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे। एक कंफ्यूज्ड लीडरशिप पर दांव लगाया जा रहा था। जब चलिए ठीक है, चुनावी मौसम में भी आप ठीक रहा, मीडिया पर ही फोड़ रहे थे
और आप आज भी आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप भी तीसरा मीडिया पर बोल रहे हैं। अब तो जनता ने फैसला सुना दिया है। बाइपोलर अगर कहा जा रहा था, अब तो फैसला जनता ने सुना दिया है। विपक्ष के तौर पर सपा को चुन लिया है और सत्ता में भाजपा को बिठा दिया है। चलिए ठीक है, ठीक है। आरएलडी प्रवक्ता का रुख करते हैं, हमारे बीच में है अनिल दुबे जी। अनिल दुबे जी, कई तरह के प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किए। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बसपा के साथ गठबंधन किया और आरएलडी के साथ गठबंधन किया। 8 विधायक हालांकि आपके भी चुन के आए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े दावे आपके थे कि जाट हमारे साथ है, हम ही किंग मेकर हैं, सत्ता की चाबी, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। सपा के साथ गठबंधन के बावजूद भी कोई फायदा आपको बहुत ज्यादा होता नजर नहीं आया। हमारा गठबंधन, हम लोग वहां मजबूती से लड़े और उस समय वहां प्रचार पे रोक लगी थी। जिस समय पहले चरण का चुनाव हो रहा था, प्रचार पर रोक थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डिजिटल कर ले गए, हम लोग ठीक से प्रचार नहीं कर पाए, वो भी एक कारण था। हम अपनी बात जनता तक जिस तरह हमें पहुंचाते, हम जनता के बीच में जनसभाएं मीटिंगें कर लेते, वो पहले दौर में हम नहीं कर पाए। और हम पहले दूसरे दौर में ही हम 33 सीटों पर चुनाव लड़े और हमें 26 लाख वोट मिले हैं। 26 लाख वोट मिले हैं, 8 सीटें हम जीते हैं, 6 सीटें हम बहुत नॉमिनल वोटों से हारे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आज जयंत चौधरी ने एक फोटो ट्वीट किया है। जयंत चौधरी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें आप सब जो है वो कुल्फी खाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अब गर्मी तो बहुत हो गई, अब कुछ ठंडक का आनंद लिया जाए, कुल्फी खाई जाए। तो क्या अब भी गठबंधन आपका जो सपा के साथ है उसमें गर्मजोशी बरकरार है, या आप भी अब बहुत कुछ सोचने लगे हैं, बस खुलकर नहीं कह रहे हैं? गठबंधन हमारा बरकरार है, गठबंधन हमारा वैचारिक है और हम विचारों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े थे। और विचारों की जो का गठबंधन होता है वो लंबा चलता है और विचारों का ये गठबंधन है, ये लंबा चलेगा और ये आगे जाएगा। हम लोग मिलकर के लड़ेंगे विधानसभा में भी और विधानसभा। चलिए ठीक है, दावा आपका ये है कि अब भी आप सपा के साथ ही खड़े हैं और 2024 तक आपका ये साथ बना रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार विजय जी हमारे साथ हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। विजय जी, आप इस पूरी स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? समाजवादी पार्टी एक तरफ स्पष्ट है कि अब फोकस उत्तर प्रदेश पर रहने वाला है। अखिलेश यादव ने सांसदी छोड़ी है और उत्तर प्रदेश में अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आएंगे। रोजाना योगी आदित्यनाथ से विधानसभा के अंदर आमने सामने होंगे, आर पार होगा। लेकिन जो मजबूती है पार्टी की, जो गठबंधन का गुलदस्ता है, उनके बीच से इस तरह के बयान सामने आना, तो आपको लगता है कि अग्निपथ जो है यहां से आगे वो काफी टफ रहने वाला है, सबको एक साथ लेकर चलना और उसके बाद बीजेपी को हराना? ये दोनों चीज बहुत ही टफ है समाजवादी गठबंधन के लिए। देखिए, समाजवादी गठबंधन या आरएलडी या अपोजिशन को देखें तो किसान आंदोलन, जो गैर राजनीतिक आंदोलन कहा गया, भाजपा को घेरने की रणनीति तो 1.25 साल पहले से शुरू कर दी। धरने शुरू हो गए, किसान पंचायतें शुरू हो गई, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माहौल वहां का गरमाया गया। उसके बावजूद सीटें नहीं आई इनकी। और अब जब गठबंधन का रिजल्ट आ चुका है तो हर नेता उसकी व्याख्या अलग अलग कर रहा है। अबू आसमी कह रहे हैं हिंदुत्व की जीत है, कोई कह रहा है कि अखिलेश ट्रैप हो गए। देखिए, ये दिक्कत यहाँ पे है कि जनता क्या चाहती है, जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही है और भविष्य की राजनीति क्या है। अपोजिशन इस बात को पकड़ नहीं पा रहा है। ये 2014 से सिलसिला लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे पहला हमला प्रधानमंत्री की रैली में होता है सिद्धार्थनगर से, और इस बात को बाकी अपोजिशन नहीं समझ पाया कि बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप ने ये हमला क्यों किया। अगर वो इस बात को डिकोड नहीं कर पाए, फिर वो गठबंधन करते हैं, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी थ्योरी को पलट देते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर 27% पिछड़ों के आरक्षण में कोटा अपना मांगते हैं कि हमारा अति पिछड़ों कोटा अलग किया जाए, फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर वहां भी कोटे का जिक्र करते हैं। तो दिक्कत यही थी, विरोधाभास था। पूरे चुनाव में अपोजिशन का जो गठबंधन था उसमें विरोधाभास था, लक्ष्य स्पष्ट नहीं था उनका विजन स्पष्ट नहीं था। यहीं पे वो मात खा गए भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गवर्नेंस और जो लोक कल्याणकारी इनकी स्कीमें थी उसके आधार पे इनको प्रचंड बहुमत मिल गया। ठीक है, अभिषेक जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार की भी बातें सुनी, सबकी दलीलें सुनी, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव के दौरान ही जानकार मान रहे हैं कि आपस में ही विरोधाभास था और भाजपा को आप मजबूत टक्कर इसी कारण नहीं दे पाए? देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले हमारे भाई राकेश जी के जवाब दे दूं कि आज वो नैतिकता की बात सबको पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे
आडवाणी जी की भी बात कर लिए होते कि आज आपने उनको जो व्यक्ति गुरु मानते थे आज उनको आपने कहां पे बैठा दिया हुआ है, उनके बारे में भी अगर आप बताते तो ज्यादा अच्छी रही। और देखिए जीत जीत होती, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद प्यार दिया है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। वो बात अलग है कि आपने बहुत सारी चीजें कही, आप उस चीज को भी देखिए कि आपकी सीटें पहले से कम हो गई हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। अब जैसा कि आपका प्रश्न है, देखिए विरोधाभास कहीं पे भी नहीं है। ये हो सकता है कि हमारे सोचने का नजरिया अलग है, आपके सोचने का नजरिया अलग था, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन कहीं पे अगर आप विरोधाभास कहिए तो विरोधाभास कहीं पे भी नहीं था। अगर विरोधाभास होता तो शायद हम लोग एक ना होते और एक राह पे आगे ना बढ़ रहे होते। जनता की बात हर आदमी अपने ढंग से कहता है, लेकिन हम सभी लोग एक मत होकर के आगे बढ़े, जनता की बात को बाकायदा सड़क से लेकर के सदन तक हमने बात की हुई है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने उनकी दलीलें सुनी। मैं तो फिर कहूंगा यही कि इस मुगालते में जीते रहे, कि ये जीत गए हैं चुनाव, इनके वोट परसेंटेज बढ़ गए हैं। ऐसे एग्जाम में 100 नंबर के पूर्णांक में 33 नंबर पासिंग मार्क्स होते थे, और कोई इस बात पर खुश हो जाए कि इस बार 18 नंबर लेकर आया हूं मैं, मेरे नंबर 10 से 12 हो गए, 10 से 18 हो गए। अरे भाई परिणाम तो तब भी फेल का है, इस सच्चाई को तो स्वीकार कर लीजिए। इस सच्चाई को स्वीकार करने के आने वाले 2024 का अंदेशा आपको पहले ही दिख गया कि 312 से आज आप कहां पे बैठे हैं। धैर्य नहीं रख पाते, अभिषेक जी आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार बात पूरी कर लें। यही संकट है, धैर्य और संयम रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक सशक्त विपक्ष हो जो जनता के मुद्दों को उठाए। हमसे कहीं किसी प्रकार की कोई चूक हो, कोई कमी हो जाए तो निश्चित तौर पर यह आईना दिखाएं। लेकिन संकट यह है कि जो बात अभी प्रसपा के साथ साथी कह रहे थे कि धूल चेहरे पर थी और वो आईना पोंछता रहा, संकट यह है, ये आज भी अभी भी दोषारोपण, कोई मीडिया पर दोषारोपण कर रहा है, कोई निर्वाचन आयोग पर दोषारोपण कर रहा है, कोई ईवीएम पर दोषारोपण कर रहा है। ये बात इनको बतानी चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर ने ये बात क्यों कही कि पहले चरण में ही हम जान गए थे कि परिणाम हमारे विपक्ष में आने जा रहा है। यानी पूरे विपक्ष, जो इनका विपक्ष का अलग अलग धड़ा था वो बटा हुआ था। केशव देव मौर्य की राय कुछ और थी, ओम प्रकाश राजभर की राय कुछ और थी, पल्लवी पटेल की राय कुछ और थी। इनके सारे अलायंस अलग अलग बटे हुए थे। आरएलडी की बातें अपने आप में महत्वपूर्ण है। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की बातें कही, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने, ये तमाम सारी बातें स्पष्ट करती है कि बिल्कुल इस पर जवाब जरूर लिया जाएगा, आरएलडी से जवाब जरूर लिया जाएगा। लेकिन अभिषेक जी ये बात तो केशव देव मौर्य ने भी कही कि ओपी राजभर को आप लोगों ने जरूरत से ज्यादा तरजीह दे दी, कि वो फोकस उन पर किया होता तो शायद वहां पर स्थिति आपकी मजबूत होती। देखिए इस बात, देखिए कहने को वो जैसे अभी राकेश जी कह रहे हैं कि आप देखिए कि इनके सहयोगी दल ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास तो, हमें तो उम्मीद ही नहीं कि इतनी सीटें आ जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने गठबंधन कर लिया तो इतनी सीटें आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ये अपने साथ अपने पार्टी के सहयोगी दलों की बात कर रहे थे, जो कि आज विपक्ष के बात करने लगे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि इनको अपने दलों की बात करनी चाहिए और अपने सहयोगी दलों की बात करें। हमारा दल मजबूत है और हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। चलिए यही सवाल मैं आरएलडी से कर देती हूं। आपके तो प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और टिकट बेचने जैसा बहुत गंभीर आरोप लगा दिया, क्या संदेश जाएगा जनता में? प्रदेश अध्यक्ष उस समय नहीं थे जब इन्होंने इस्तीफा दिया, उनको भंग कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। और उन्होंने जब ये आरोप उनको लगाना चाहिए था तब वो मंच से जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और वो ये उनको जब फरवरी में टिकट बंट रहे थे, जनवरी से लेकर के वो घूमते रहे, उनको अब याद आई जब वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए, उनको लगा कि हम दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, तो उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए जिन बातों में कोई तथ्य नहीं है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, अग्निपथ आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि अब जो संकल्प पत्र में बहुत बड़े बड़े वायदे आपने किए हैं वो सब पूरे करने होंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमने स्पष्ट कर दिया कि जिस राशन को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठा रही थी कि चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा, पहली कैबिनेट की बैठक में ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिटर्न गिफ्ट जनता को देने का काम किया और ये बता दिया कि ये राशन जारी रहेगा। कितना करने जा रहे हैं राकेश जी, ये तो बताइए। पहले 80 करोड़ की बात आप कर रहे थे, आपको शायद पता नहीं 15 करोड़ लोगों को कर दिया गया है, 65 करोड़ लोगों का आपने पहले। मैं बोलने का मौका दूंगी आप राकेश जी के पास में। पार्टी का संकट है। अरे भाई यूपी की आपका है, में 15 करोड़ लोग धैर्य रखिए, नहीं रहते, आप यूपी में 80 करोड़ लोग नहीं रहते। पता है कि आपकी सरकार ने 65 करोड़ लोगों का राशन बंद कर दिया। ठीक है, देखिए ये आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा, एक बार अपनी दलील हो रही है और ये दौलताबाद की बात करेंगे। अरे भाई यूपी में 15 करोड़ कैबिनेट की बैठक यूपी में हुई, यूपी में 15 करोड़ नागरिकों को हम देने की बात कर रहे हैं। यूपी में 80 करोड़ लोग रहते हैं क्या?
ये बाई यही आपका डाटा है अब तक। विजय उपाध्याय अच्छा ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ठीक है राकेश त्रिपाठी, ठीक है, सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 3 महीने के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया और सेंटर ने 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया। अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड, फिर मैं जाऊंगी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार से मुझे सवाल लेना है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये इनको शायद राकेश जी पूरा स्टडी करके नहीं आए। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात योगी जी करते रहे हैं और अभी चुनाव के दौरान कारण है, मैं दर्शकों से बता रहा हूँ, यही कारण है कांग्रेस पार्टी के हारने का। ऐसे प्रवक्ता 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता और 80 करोड़ को वोट देंगे, योगी आदित्यनाथ बताएंगे योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में विवाद मत करिए, आप विवाद मत करिए। उमाशंकर जी ठीक है, आपने बात रखी, मैं अभिषेक जी के पास से सवाल लेकर आ रही हूँ। ठीक है उमाशंकर जी, प्लीज देखिए, प्रधानमंत्री का बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। उमाशंकर जी आपने बात रख ली, सबको बोलने दीजिए। अभिषेक है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, चुना है फिर सबको लगेगा उनको बराबर मौका नहीं मिला। उस चीज को आगे बढ़ाइए। अच्छा ठीक है, वो सत्ता में है, उन पर जिम्मेदारी है, उनसे सवाल पूछा जाएगा, मैं पूछ रही हूँ। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की पहली बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया। अभिषेक जी आपको लगता है विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा था कि देख लीजिए ये फ्री राशन की योजना सिर्फ चुनावों तक है, वोट के लिए है, यूपी सरकार ने 3 महीने और सेंटर ने उसको 6 महीने बढ़ा दिया है। देखिए, अभी आपने देखा कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, उसके बाद आपने देखा कि महंगाई की मार कैसे पड़ी कि आपने 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए। कौन सी बात ये करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब आप इस बात को देखिए कि किसी भी बात को कहने के लिए इतना लंबा चौड़ा बनाते हैं, उसके बाद कहेंगे हमने तो जनता के लिए बहुत सारे काम किए। अगर आप रोजगार के लिए बात कहेंगे तो इनके पास जवाब नहीं होंगे। आंकड़े ऐसे देंगे, जहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो वहां पे बजट कम कर देते हैं। डॉक्टर नर्स टेक्नीशियन में तकरीबन 45,000 में से कितने आंकड़े इन्होंने दे दिए, वहां पे भर्ती करा दी, ये कोई भरोसा नहीं है। आपने देखा कि मैं एक छोटी सी और चीज बता दूं, दिसंबर 2021 में सदन के पटल पे एक रिपोर्ट रखी गई थी, 1,22,555 का आंकड़ा दिया गया था आर्मी कोटे से, तो उसमें से कितनी वैकेंसियां भर्ती कर दी, ये भी बता दे राकेश जी जैसा मुझे। अच्छा ठीक है, नौकरियों का मुद्दा रहा राकेश जी, पूरे चुनाव भर उठाया गया, बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव भर उठाया गया। अब यहाँ से आगे आपके लिए अग्निपथ यही जो है होने वाला है कि कैसे आप यूथ को अपॉर्चुनिटी देंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि नौकरियों के मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, जिसको विपक्ष बार बार उठाता रहा, जनता ने उस पर जनादेश सुना दिया है। उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां बिना भाई भतीजावाद के, बिना सिफारिश के, तो मतलब आप मानते हैं कि मुद्दों पे आपने चुनाव नहीं लड़ा? आप मानते हैं कि मुद्दों पे आपने चुनाव नहीं लड़ा? ये है कि आप धैर्य नहीं रख सकते, आप संयम नहीं रख सकते, आप डिबेट्स को भी अराजकता और हल्ला बोल की भेंट चलाना चाहते हैं, और यही कारण है। अभिषेक जी आप सीनियर पैनलिस्ट हैं, एक एक करके बोलिए, मैं सबको मौका दे रही हूँ। आपने सवाल उठाया, ठीक है राकेश जी बात पूरी कीजिए, वो चुप हो गए, बात पूरी कीजिए। 4.5 लाख नौकरियां हमने बिना भाई भतीजावाद के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी भी सिफारिश के हमने पारदर्शिता देने का काम किया है। जी आप सब मिलकर आप सबको मौका मिलेगा बोलने का। कोशिश तो बहुत की भाई को अच्छा ठीक है, नौकरियों के मुद्दे पर यहाँ बहस हो रही है। देखिए, कांग्रेस, सपा और भाजपा तीनों ही नौकरियों के मुद्दे पर अपने अपने तर्क रख रहे हैं। हाँ दीपक मिश्रा जी। देखिए, एक चीज बता दें, हमारे तीनों भाई डिबेट कर रहे, अच्छा लग रहा है। सवाल यह नहीं है कि हम क्या प्रश्न है क्या उत्तर दे रहे हैं, जनता देख रही है, हम एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे हैं। जी मेरा पॉइंट वही है, मैं सारे पैनलिस्ट को मौका दे रही हूँ, मैं सारे पैनलिस्ट को मौका दे रही हूँ। सबसे बड़ी खूबी है कि एक दूसरे की बात को सुनी जाए। जी जी बिल्कुल, और जनता की बात भी बहुत जरूरी है। जनता के बीच से कोई कुछ कहना चाहता है, हाथ उठाइए। ठीक है, मैं आप सबके पास लौटूंगी। अपना नाम बताइए और आपका प्रश्न किससे बताइए। छोड़ी माइक। मेरा नाम शाश्वत है, सपा प्रवक्ता से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव की एरोगेंसी ने आपको चुनाव हरा दिया? क्योंकि जैसे उन्होंने राकेश त्रिपाठी को गली मोहल्ले का प्रवक्ता बोला था, या जैसे कन्नौज में एक अधिकारी को डांटा था, या जैसे पत्रकारों के साथ बदतमीजी की थी, तो इस पे आपने विचार किया कभी? अभिषेक जी जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, वोट परसेंटेज ही बताता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को जनता जनार्दन ने कितना आशीर्वाद और प्यार दिया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज आप इसको देखिए कि आपकी सीटें, भारतीय जनता पार्टी की सीटें ही कम हो गई, जिसपे वो 312 से लेकर के आज कहां पे बैठे किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है, उनका डर है, ताकि इस तरीके की भ्रांति फैलाई जा सके। ठीक है, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए। जी आप, क्या नाम है सर आपका? किससे प्रश्न है आपका? हमारा नाम गोपाल राय है। मैं समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे हैं उनके विषय में बताना चाहता हूं कि अभी बीच में जब डिबेट हो रहा था तो ये हो रहा था कि पोलिंग के अनुसार कौन सी पार्टी आगे जा रही है, भाजपा जा रही है, सपा जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के लोग सोचते थे कि मैं जा रहा हूं,
और इतनी स्थिति इतनी बुरी थी कि पुलिस वालों के ऊपर भी अभी धमकाना शुरू कर दिए थे समाजवादी पार्टी के लोग। ये धमकाना शुरू, अभी आप देखेंगे बुरा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो जो दबंगई वाली छाप है या जो दबंगई वाली इमेज है, अभिषेक जी आपको लगता है ये मुद्दा बार बार भाजपा की तरफ से उठाया गया, कोई ना कोई कारनामे ऐसे हुए भी कि आप चाह कर भी इस छवि से छुटकारा नहीं पा रहे हैं? देखिए, सभी ने देखा कि पंचायत चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लाठी डंडा कट्टा बम बारूद के माध्यम से चुनाव लड़ा। और आपको ध्यान होगा एक छोटी सी चीज कि कैसे मीडिया कर्मियों को पुलिस वालों के उससे बोला कि आप कैमरे बंद कर दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि शासन की तरफ से कैसे उनको आदेश दिए गए होंगे। तो इससे मुझे और कुछ नहीं कहना। और सबसे बड़ी चीज कि इस चीज को देखिए कि क्या मैं सिर्फ राकेश त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं कि क्या टेनी जी के लड़के के आगे भी कार्रवाई हो सकेगी? क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा कि या फिर खुशी दुबे जो आज जेल में है वो सिर्फ जेल में ही रहेंगी बिना निर्दोष होते हुए? उमाशंकर जी कांग्रेस की तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर दोनों प्रश्न राकेश जी आपके लिए। देखिए, ये बड़ी विडंबना है, समाजवादी पार्टी के साथी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, विजय उपाध्याय जी ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही, प्रधानमंत्री जी ने भी जब भाषण दिया तो अखिलेश यादव पर टारगेट किया, क्योंकि हर किसी को ये अधिकार है कि वह खेल में कमजोर प्रतिद्वंदी चाहता है, तो प्रधानमंत्री जी ने कमजोर प्रतिद्वंदी चुन लिया। चुनाव पोलराइज नहीं हो रहा था, धार्मिक तुष्टीकरण की तरफ चुनाव जा नहीं रहा था, तो अखिलेश यादव जी जिन्ना लेकर आए, मुख्तार अंसारी के बेटे से बयान दिलवा देते हैं और तब चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ा। लेकिन किस हद तक अखिलेश यादव जी डरे सहमे 4.5 साल तक घर से नहीं निकले, और बाद में तो मुलायम सिंह यादव जी ने सुन पूरी बात, अपनी बहू अपर्णा यादव जी को अपनी समधी तक को भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। अगर ये संयोग है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर कोई ये स्क्रिप्ट थी तो इसका जवाब सपा के प्रवक्ता जरूर दें। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी चीज है आज वो लोग बता रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन ने बाकायदा दिखाया और कांग्रेस किस स्थिति पे पहुंची हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और बात जैसे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति जहां पे जाना चाहता है बिल्कुल जाए, और बल्कि हम तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपर्णा यादव जी की बात करें वो गए, बिल्कुल अच्छा किया, बल्कि हमारे लिए और सुकून की चीजें रही। तो मैं कह रहा हूं, लीजिए साबित भी हो गया, ये भी कह रहे हैं अच्छा किया। नहीं, अच्छा हुआ कि वो गई, क्योंकि हमारे यहां से आप देखिए कि हमारे लिए और कोई दिक्कत की बात नहीं रही, क्योंकि जितनी जगह पे भी थी विपक्ष यही आरोप लगाता था कि ऐसा है कि अपर्णा जी उनकी बात कर रही हैं। इस चीज को भी आपको देखना चाहिए था। ये मुलायम सिंह जी ने जो लोकसभा में आशीर्वाद दिया था नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा बनने का, वो क्या था? वो भी अच्छा ही था। देखिए, कम से कम मैं मानता हूं इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इस पद पर ताकर के तैयार खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल सत्ता पक्ष के लिए चुनाव लड़ती है, बल्कि प्रतिपक्ष कौन होगा ये भी हम ही तय कर देने का काम करते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर आज इतनी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के पास है, हम तय कर देंगे कि कौन होगा। ये कांग्रेस पार्टी। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। राकेश जी आशीर्वाद लिया है पर्दे के पीछे से ही सही, कम से कम धन्यवाद तो दे दीजिए पर्दे के आगे। इतना तो इतनी तो धन्यवाद, हम तो धन्यवाद और मन से दे देते। चलिए, ये डिबेट जिस मोड़ पर आ गई है, और यहाँ जिस तरह दिलचस्प बयान एक अलग ही तरह का गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है इस पर टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार जरूर करना चाहेंगे। विजय जी, देखिए ये जो अपोजिशन मुद्दे उठा रहा है, मुझे बड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि जिन मुद्दों को यहाँ उठा रहे हैं उस पर जनता का मैंडेट 10 मार्च को आ गया, 25 मार्च को नई कैबिनेट मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली, अब पोर्टफोलियो बंटना है। विपक्ष को आगे देखना चाहिए, विपक्ष पीछे देख रहा है। आखिर कब तक नॉस्टैल्जिया में जाएंगे ये? जिन मुद्दों पे मैंडेट आ चुका है, जिन मुद्दों पे वो चुनाव हार चुके हैं, अगर उनको इसी में खुश रहना है कि इतिहास में ये चीजें थी, हम उसी को मुद्दा बनाएंगे। पब्लिक के लिए आपके पास मॉडल क्या है? जी, आपने गठबंधन किया, आपका एक चीज मैं कहूंगा, जब इन्होंने गठबंधन किया तो कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा घोषित किया क्या? जनता के सामने रखा क्या कि हम ये बिंदु पे आपके लिए काम करेंगे? कोई इन्होंने एजेंडा नहीं रखा जनता के सामने, सीधे चुनाव में कूद गए। एक विधानसभा सीट पे 3-3, 4-4 प्रत्याशी आ गए। कंफ्यूजन इन्होंने ही क्रिएट किया। तो जब अपोजिशन इतना भ्रमित है और अभी भी चुनाव जीतने के बाद, रिजल्ट आने के बाद सारी की अभी पुरानी बातों पे चर्चा कर रहे हैं वो। चलिए अभिषेक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है, और वो ये कि क्या अब भी आप प्री 10 मार्च एरा में जी रहे हैं? आपने जो मुद्दे उठाए, सरकार के सामने खड़े किए, उस पर मैंडेट आ गया। अब आपको लगता है आगे की जंग के लिए और बड़े मुद्दे या और बड़ा आत्ममंथन आपको करना होगा और गठबंधन को एकजुट रखना होगा? देखिए, गठबंधन एकजुट है, और अगर
हमारे बड़े भाई को लगता है कि जनता के मुद्दों को उठाना हम भ्रमित है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। हम रोजगार के मुद्दे उठाएंगे, हम भ्रमित हैं। हम महंगाई का मुद्दा उठाएंगे, हम भ्रमित हैं। हम महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे, हम भ्रमित हैं। आप कौन सी भ्रमित की बात करते हैं? जिस चीज की समाज को जरूरत है हम उन मुद्दों को उठाएंगे, आप भले ही हमें भ्रमित कहते रहें। दीपक मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए कि आप पहले तो यही स्पष्ट नहीं कर रहे कि आप गठबंधन में हैं कि नहीं हैं। हालांकि उन सभी मुद्दों का आप समर्थन जरूर कर रहे हैं जो सपा की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन अब यहां से आगे क्या रहने वाला है? देखिए, स्पष्ट है कि हमारी लड़ाई भाजपा के उन नीतियों के विरुद्ध है जो राष्ट्र विरोधी हैं। अब एक बहुत छोटी बात करें, विपक्ष को भी चाहिए बोलने से पहले थोड़ा सोच ले। जैसे हमारे मित्र अबू हाशिम आजमी जी ने कहा कि भाजपा के हिंदुत्व की जीत है। अरे मान्यवर, हम लोग डॉक्टर लोहिया के जो रामायण मेला लगाया करते थे, जिसमें अटल जी भी जाते थे, मोदी लिमय भी जाते थे, नानाजी देशमुख जिसके संयोजक हुआ करते थे, उनको मानने वाले लोग हैं। हिंदुत्व किसी एक का कैसे हो सकता है? दूसरी बात, नहीं दीपक जी, रामकृष्ण शिव उनका बहुत बढ़िया निबंध है। रामकृष्ण शिव डॉक्टर लोहिया का एक व्याख्यान है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कोट किया है। समान नागरिक संहिता की बात भी हो जानी चाहिए। लगे एक में शांत रहो मेरे मित्र, ठीक है सर, लगे आपको बोलना मैं आपके पास लगे हाथ, इस पर भी बात हो जानी चाहिए कि 568 करोड़ अरब रुपए, अरब डॉलर रुपए जो अरब डॉलर जो कर्ज है उसका क्या? पूरे बजट का 21% से ब्याज चुकाने में जा रहा है, इसकी भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आखिर के 5 मिनट है, मैं चाह रही हूँ कि सब लोग एक एक करके बोल दें। राकेश त्रिपाठी। डॉक्टर लोहिया की बात उठाई दीपक जी ने। डॉक्टर लोहिया कहते थे जो बात सही है उसे जोर से कहो और जहां हो वहीं से कहो। इन्होंने कहने की कोशिश की थी, खामियाजा भुगतना पड़ा, समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। सच्चाई ये है कि डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत है क्या? ये समाजवादी पार्टी जो सैफई कुनबे की परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर के रह गई, ये डॉक्टर लोहिया की बात करने का अब अधिकार खो चुकी है। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी केवल अराजकता, गुंडागर्दी, यही मूल चरित्र बचा रह गया है। और कैसे तुष्टीकरण किया है? अबू हाशिम आजमी ने जो कहा है वही समाजवादी पार्टी की मूल विचारधारा है, और इसी विचारधारा के आधार पर समाजवादी पार्टी लगातार मुक्की खा रही है और आगे भी लगातार खाती रहेगी। अनिल दुबे जी, आप भी गठबंधन में हैं सपा के साथ। प्रसपा ने तो इस पर अपनी राय रख दी, उन्होंने तो इसका विरोध किया है, आप क्या कहेंगे? अबू आजमी का जो बयान है कि बीजेपी के हिंदुत्व की जीत है, मतलब धर्म की घुट्टी पे लाकर विकास की जीत नहीं है ये, या विकास के दावे लाभार्थी की जीत नहीं है ये। आप भी गठबंधन में, क्या कहेंगे ऐसे बयानों पर? उन्होंने क्या कहा ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। जहाँ तक जो जीत है, जीत हमने कहा ना कि जीत हमारी हुई है। हम कुछ चीजों पर हम कमजोर रहे हैं। हमने बताया कि हम, लेकिन आप लगातार कहते हैं जाट हमारे साथ है, जाट हमारे साथ है, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ किसान था, और ये भी एक बड़ा कारण था कि सपा ने आपसे हाथ मिलाया। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा? क्योंकि जाट भाजपा के साथ गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बेहतर परफॉर्म किया। आप उसको जाट में क्यों, एक किसान हो या जाट हो, जो आंदोलन और सरगर्मी आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाई, उसका कोई लाभ आपको नहीं हुआ। और 26 लाख, हमने केवल 33 सीटें लड़ी। 33 सीटों पर लड़ने के बाद हमें 26 लाख वोट मिले। हम 24 सीटों पर सेकंड हमें हमारी वो रही है, और 6 सीटें हम नामनल वोटों से हार गए या हरा दिए गए, ये स्थिति रही है। तो हमें समर्थन मिला है, लेकिन जो कमियां रही हैं उन कमियों पर हम विचार करेंगे। चलिए, एक चीज तो तय है कि गठबंधन में आरएलडी तो अभी नजर आ रही है, लेकिन प्रसपा पत्ते नहीं खोल रही है। अभिषेक जी, देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि हम सभी लोग साथी हैं, और आदरणीय शिवपाल जी तो बिल्कुल साथ में, उन्होंने अपना नेता भी माना हुआ है और साथ में अपने भतीजे को आशीर्वाद भी दिया है। मार्गदर्शन पूरा मिलेगा, सहयोग पूरा मिलेगा, और हम आगे लेकर के चलेंगे। आप किस बात को कर रही हैं? ठीक है, चलिए, आप सभी ने अपनी राय रखी। शो क्लोज करने से पहले जनता की राय ले लेते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है? जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सवाल कैसे? मैं सत्येंद्र मिश्रा हूँ, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा इन सभी लोगों से यही कहना है कि चुनाव हो गए खत्म, अपनी अपनी हैसियत औकात सबको हो गई मालूम। तो भाजपा को अब ये चाहिए कि इन लोगों को क्षमादान दे, इन लोगों की बातें सुनना बंद करे, और जिस तरीके से राष्ट्रवाद के मुद्दों पे काम करते आई है वैसे करती रहे। इनको बोलने दीजिए, बेचारे दगे हुए हैं इस समय, बोलने दीजिए। चलिए, ठीक है। तो जनता ने जो है वो रुख स्पष्ट कर दिया है कि जिसको जनादेश दिया गया है वो अब इस पर फोकस करे कि जो वादे किए थे उन लफ्ज ब लफ्ज पूरे करे, और विपक्ष जो कि एक गठबंधन का एक्सपेरिमेंट करके 2022 का चुनाव लड़ा, और अब सबके अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं, तो एकजुट रहे,
भाजपा को टक्कर कैसे देगा, 2024 के लिए अभी असली लड़ाई होने वाली है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लखनऊ की जनता का भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लखनऊ से महाबहस के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। में 4 आरोपियों को